नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। पंजाब कांग्रेस में कौन कितना असरदार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू? ये सवाल इतना टेढ़ा है कि इसका जवाब तलाशते तलाशते कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी घमासान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है, जो न निगलते बन रही है और न ही उगलते। इस झगड़े के बीच में फंस गए हैं कांग्रेस महासचिव हरीश रावत, जो बार बार इस पूरे विवाद की लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस विवाद को खत्म करने का फॉर्मूला तय हो चुका है। खबरदार में आज हम इस फॉर्मूले को भी डिकोड करेंगे। खबरदार में हम आपको अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की घनिष्ठ मित्रता के सबूत दिखाने वाले हैं। हम आपको पाकिस्तान की सड़कों पर तालिबानी प्रेम का प्रदर्शन दिखाएंगे। हम आपको पाकिस्तानी सेना के अस्पताल में तालिबानी आतंकवादियों के इलाज का वीडियो दिखाएंगे और वो दस्तावेज भी दिखाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानी चार्जशीट का हिस्सा है। खबरदार में आज हम तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों की ऐसी कलई खोलेंगे कि इमरान खान की बोलती बंद हो जाएगी। क्या बाढ़ सिर्फ भारत में ही सबसे ज्यादा तबाही मचाती है? आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाली रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जिसको दिखाने वाले हैं, जिसमें यूरोप के बड़े बड़े देश बाढ़ से बेहाल हैं, जिसे देखकर आप बिहार की बाढ़ और जर्मनी की बाढ़ में कोई भी अंतर नहीं कर पाएंगे। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचेंगी विस्तार से, लेकिन शुरुआत पंजाब की सियासी खबर से, जहां पर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी अदावत बढ़ती जा रही है। आज पंजाब में कांग्रेसी नेताओं की मुलाकातों का दौर जारी रहा, लेकिन घंटों की बातचीत के बाद भी अमरिंदर और सिद्धू में सुलह का कोई भी कॉन्क्रीट फॉर्मूला नहीं निकला। कैप्टन को मनाने दिल्ली से वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत को भेजा गया था, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन विरोधी खेमे को एकजुट करने की कोशिश करते दिखे। जब हरीश रावत कैप्टन से मुलाकात कर रहे थे, तब सिद्धू मंत्रियों और विधायकों के द्वारे द्वारे घूम रहे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इरादा दोहरा दिया है। हालांकि हरीश रावत के मुताबिक अमरिंदर ने फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। अब आगे क्या होगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू वैसे तो एक ही टीम के दो मजबूत खिलाड़ी हैं, लेकिन इन दिनों सियासी बैटिंग एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। क्रिकेट के कप्तान और कोच के बीच तकरार तो सुनी होगी, और पंजाब में भी यही हो रहा है। टीम के कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो टूक बता दिया, नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें कोच यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं। नतीजा, पटियाला से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मान मनौवल और सहमति के फॉर्मूले तलाशे जाने लगे। वरिष्ठ नेता और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत सोनिया का पैगाम लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पहुंचे। कैप्टन ने पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर हरीश रावत को लाने के लिए भेजा था। मुलाकात 1 घंटे चली, तस्वीर भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर ने हाई कमान के संदेश वाहक हरीश रावत को बता दिया कि सिद्धू को बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार करना मुश्किल है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ हैं। विधायकों का बड़ा हिस्सा उनके साथ है। चुनाव से ठीक पहले पावर के 2 केंद्र बनाना नुकसानदेह होगा। यानी कैप्टन ने समझा दिया कि पंजाब कांग्रेस में उनकी इच्छा के खिलाफ लिया गया फैसला घातक हो सकता है। हालांकि अमरिंदर से मुलाकात के बाद जब हरीश रावत बाहर निकले तो भाषा सधी हुई थी, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मुश्किल था। कहा सिर्फ ये कि कैप्टन तो कांग्रेस के वरिष्ठ सिपाही हैं, जैसा दिल्ली से फरमान जारी होगा वो 100% उससे सहमत रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. पंजाब के अंतर्कलह को थामने के लिए कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से चंडीगढ़ की दौड़ लगातार जारी है और बार बार ये कहा जा रहा है कि फॉर्मूला बन गया है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं की वहीं अड़ा हुआ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी नहीं मान रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को उनके बराबर का पद दिया जाए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि उनकी पकड़ पार्टी में बेजोड़ मानी जाती है। सिद्धू समझ रहे हैं कि सिर्फ हाईकमान का आशीर्वाद ही काफी नहीं है, लिहाजा आज राजनीतिक ताकत दिखाने वाली उनकी सियासी दौड़ गजब की थी। सिद्धू की मुलाकात सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ से उनके निवास पंचकुला में हुई। कैमरे के सामने गले लगते नजर आए।
इसके बाद सिद्धू कैप्टन अमरिंदर के विरोधी खेमे के कैबिनेट मंत्री सुखी रंधावा के घर पहुंचे। सिद्धू मंत्री जी के पांव छूते नजर आए। दौड़ यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर गए। वहां से लाल सिंह और कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के घर भी गए। चंडीगढ़ से पटियाला लौटे सिद्धू ने वहां अपने 5 समर्थकों के साथ बैठक भी की। कुल मिलाकर सियासत की पिच पर सिद्धू का ये अंदाज आखिरी ओवर में उनकी बल्लेबाजी को याद दिला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी गेंद तक मैच पलटने का मुकाबला चल रहा हो। सिद्धू हर गेंद को हिट करने में लगे हैं। गोलबंदी विधायकों और मंत्रियों को अपने पाले में लाने की है। रंधावा साहब, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से कि आज कोई अच्छी खबर आने वाली है। आज आ जाएगी। तो सिद्धू साहब का बनना तय है पार्टी अध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टाइम तो ठीक है और आज अनाउंस हो जाना चाहिए। सिद्धू जी का एक प्रस्ताव सिद्धू जी के बारे में लोगों ने रखा है। जैसे मैंने कहा, नेतृत्व उस पर हर चीज पर विचार करेगी और सामूहिक रूप से सब नेता आपस में बैठकर जो भी प्रस्ताव रखेंगे माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट उस पर निर्णय लेंगी। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज काफी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने सुनील जाखड़ से उनके घर जाकर पंचकुला में मुलाकात की। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन समर्थित और खुद के नजदीकी विधायकों और मंत्रियों से भी मिले। बेशक अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी है, उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से चंडीगढ़ आकर के मुलाकात की और उस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो हरीश रावत का ये कहना है कि अमरिंदर सिंह जो भी फैसला सोनिया गांधी करेंगी उसको लेकर के सहमत हैं। उथल पुथल के बीच श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में उतर आए। मनीष तिवारी ने पंजाब की डेमोक्रेसी के बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि पंजाब में 57.57% सिख हैं, जबकि हिंदू 38.4% हैं और दलित 31.94%। मनीष तिवारी ने इशारों में कह दिया कि पंजाब में सिख और हिंदू राजनीतिक ताकत है। ऐसे में मुख्यमंत्री सिख और प्रदेश अध्यक्ष हिंदू हो तो चुनावी रणनीति साधने में पलड़ा भारी साबित होगा। आज तक के खास शो सीधी बात में मनीष तिवारी ने बता दिया कि कैप्टन पंजाब के लिए बहुत जरूरी है। 2022 का जो चुनाव है, पंजाब सरकार की पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए और जो पंजाब के राजनीतिक मुद्दे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए होगा। आज पंजाब में जो उनका स्टेचर है वो वैसा ही है जैसे प्रकाश सिंह बादल का है। एक अलग जनरेशनल स्टेचर है। उनको एक फादर फिगर के तौर पर लोग सब मानते हैं। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 2017 से हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही विवाद चल रहा है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू को उम्मीद थी कि उन्हें पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इस कदम को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कथित तौर पर विफल कर दिया था। लेकिन इस बार बात अलग है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी सिद्धू पर सियासी डोरे डाल रही है। माना जा रहा है कि ऐसे में कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद देकर संतुलन कायम रखना चाहता है। अब देखना होगा कि अमरिंदर इस फॉर्मूले पर सहमत होते हैं या नहीं। अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शर्त रखी है कि अगर सिद्धू सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो विवाद खत्म हो सकता है। अब आगे क्या होगा, सिद्धू क्या माफी मांगेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कल का भी दिन पंजाब कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो संसद के हर सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के हालात रहते हैं, लेकिन इस बार ये थोड़ा ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर, तेल की कीमत और महंगाई को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। वहीं सत्र को ठीक से चलाने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है और कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार की कोशिश है कि विरोध के बीच संसद से जरूरी विधेयक को पारित कराया जाए। उन्नीस जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होगा। ठीक इससे पहले पीएम और शरद पवार की मुलाकात राजनीतिक गलियारे में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई।
मुलाकात 50 मिनट की थी, अटकलें भी 50 तरह की लगी। सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुद्दा संसद का मॉनसून सत्र है। रविवार को सुबह 11 बजे सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक होगी। दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक होगी। शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं। सत्र से पहले बैठकें 3 हैं, लेकिन मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा, ये भी तय है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के लिए 5 पॉइंट एजेंडा तय कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर में भीषण त्रासदी के बाद संसद का ये पहला सत्र है। विपक्ष कोरोना की नाकामी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार की घेरेबंदी तय है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी गर्म है। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर घेराबंदी, चीन, सरहद और राफेल का मुद्दा भी कांग्रेस संसद में उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरे विपक्षी दलों को भरोसे में लेने और समन्वय बिठाने का जिम्मा सौंपा है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाते। ये एक बहुत जरूरी सत्र होने वाला है और विपक्ष की पूरी तैयारी है इस सत्र के लिए। सबसे पहले तो हम बेरोजगारी का, ध्वस्त अर्थव्यवस्था का, जो कोरोना का जबरदस्त कुप्रबंधन हुआ है और महंगाई का मुद्दा, वो पूरे जोर तरीके से उठाएंगे। राजधानी दिल्ली में सोमवार से संसद का सत्र चालू हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टीज अपनी रणनीति बना चुकी हैं। सबसे पहले चर्चा का मुद्दा रहेगा दूसरी कोविड की लहर को देखकर सरकार तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां कर रही है। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन काफी महीनों से जोर पकड़ रहा है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज पूरी कोशिश करेंगी कि इन तमाम मामलों पर केंद्र सरकार पर हर तरफ से हमला किया जा सके और केंद्र सरकार से जितनी चर्चा हो सके इस संसद के सत्र में करने की कोशिश की जाएगी। मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार का स्वरूप बदला है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल गई है। ऐसे में नए मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करना बड़ी चुनौती होगी। वैसे सरकार भी कमर कसे हुए है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से करीब 23 नए विधेयकों को लाने की तैयारी है। इसमें 3 अध्यादेश हैं और 17 विधेयक। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कोल बियरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंटेनमेंट बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल समेत कुछ और बिल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सदन चलाने की होगी, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा मन बना लिया है। लेकिन विपक्ष की जो पिछले दिनों नकारात्मक भूमिका रही है, विध्वंसात्मक भूमिका रही है कि सदन को डिस्टर्ब करना, एडजॉर्न करना, चर्चाएं नहीं होने देना, ऐसी भूमिका ना हो, ये अपेक्षा की जाती है। विपक्ष चाहे जो भी सवाल उठे सरकार से जवाब देने के लिए तैयार है। चाहे कोरोना का सवाल हो, राफेल पे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है, तो एक ही मुद्दे को बार बार उठाने से जनता का हित साधता नहीं। संसद के इस मानसून सत्र में कोरोना समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष चाहेगा कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब तैयार कर लिया है, जिससे वो विपक्ष की रणनीति को फेल कर सके। अब देखना यह है कि मानसून सत्र के अंदर सरकार किन किन महत्वपूर्ण बिलों को पास कराकर कानूनी रूप दे पाती है। धारा 15 में ये कहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद संसद का ये पहला सत्र है। पूरी संभावना है कि संसद में बीजेपी और टीएमसी की रस्साकशी के सीन भी देखने को मिले। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी राज्यपाल की भूमिका और ममता सरकार को परेशान करने का मुद्दा संसद में उठा सकती है। वहीं सरकार ने भी कमर कस लिया है। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान को कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा भी सरकार अपने पक्ष में ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। कुल मिलाकर ये तय है कि मॉनसून सत्र
हंगामा खेज रहेगा। आशंका ये है कि कहीं इस बार भी काम कम और शोर ज्यादा सुनाई ना दे। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हो गए, जिससे न सिर्फ पत्रकार जगत बल्कि दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। यहां तक कि दानिश के हत्यारे तालिबान ने भी उनकी मौत पर खेद जताया है और उनकी हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने दानिश के पार्थिव शरीर को भी रेड क्रॉस को सौंप दिया है, जिसके बाद अब दानिश सिद्दीकी का शव अफगानिस्तान से भारत भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दानिश सिद्दीकी, जिसका पहला और आखिरी प्यार था कैमरा, जिससे तस्वीरें क्लिक करते करते वो आज पत्रकारिता की सबसे जानदार तस्वीर बन गए। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता के आसमान का वो चमकता सितारा थे जिसकी चमक उनकी तस्वीरों में झलकती थी। मुद्दा चाहे जो भी हो, उनकी खींची गई तस्वीरें उसे जीवंत कर देती थी। There are various challenges to cover this kind of story, and there are technical challenges and then there are emotional challenges. Technical challenges is to how to showcase this story in a dignified way, you know, and in a way that like people are, you don't go too close to it, and so that the dignity of the victim or his family is maintained. ये दानिश सिद्दीकी का पैशन ही था कि वो दुनिया के सबसे सम्मानित पुलित्जर पुरस्कार से नवाजे गए, और ये उनके काम की पहचान है कि उनकी मौत पर पूरी दुनिया गमगीन है। We condemn the killing of an Indian photojournalist, Danish Siddiqui, while he was on a reporting assignment in Kandahar in Afghanistan yesterday. I extend our sincerest condolences to his bereaved family. दानिश की जान लेने वाला तालिबान भी अब खेद जता रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, हमें नहीं पता कि किसकी गोलीबारी में पत्रकार मारा गया। हम नहीं जानते कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वॉर जोन में आने वाले किसी भी पत्रकार को हमें सूचित करना चाहिए। हम उसका पूरा ख्याल रखते। हमें भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर खेद है। खेद जताने के साथ साथ तालिबान ने दानिश के पार्थिव शरीर को द रेड क्रॉस को सौंप दिया और अब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। Our officials are working in the area. The area is under Afghan government control, so it'll be only a matter of time before we can arrange the flights for his body to be repatriated to Kabul first and then to India afterwards. दानिश सिद्दीकी की मौत कंधार के जिस स्पिन बोल्डक इलाके में हुई थी, उस इलाके को भी अब तालिबान के कब्जे से छुड़ाने का दावा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जिसके वीडियो भी सामने आए, जिसमें अफगान सैनिकों का भव्य स्वागत हो रहा है। आज अगर दानिश सिद्दीकी जिंदा होते तो आज दुनिया उनके कैमरे से ये तस्वीर देख रही होती। तालिबान के हमले ने भले ही पत्रकारिता के एक चमकते सितारे को हमसे छीन लिया हो, लेकिन दानिश की क्लिक की गई तस्वीरें लोगों को हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। As a photojournalist, I have the privilege to witness humanity at its best and at its worst and everything in between. My role is as a mirror, and I want to expose you to the raw truth and make you a witness to it. भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत का जितना जिम्मेदार तालिबान है, उतना ही जिम्मेदार पाकिस्तान भी है। आपको पता होगा कि पाकिस्तानी सेना ने फरवरी से ही एलओसी पर सीज फायर किया हुआ है और तब से एलओसी पर कोई बड़ी आतंकी घुसपैठ भी नहीं हुई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पाकिस्तान ने बस अपनी आतंकी फौज को LOC से सीधे अफगानिस्तान बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया है ताकि अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के हाथ मजबूत किए जा सकें। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से हर रोज पाकिस्तान और तालिबान के कनेक्शन की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। The influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. शुक्रवार को ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और तालिबान की मिली भगत पर जो ब्रेकिंग न्यूज दी, उसकी पुष्टि करने वाली तस्वीरें देख लीजिए। क्वेटा में भरे बाजार में तालिबान के झंडे थामे सैकड़ों तालिबानी समर्थक खुलेआम रैली कर रहे हैं और तालिबान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। वो अब भी दावा कर रहे हैं कि तालिबान से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. इमरान खान का इंटरेस्ट किसमें है, वो ये तस्वीरें बता रही हैं, और बाकी जो रह गया था वो पाकिस्तानी संसद में एक सदस्य ने दुनिया को बता दिया। और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही हैं अमारात इस्लामी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की पेशावर और क्वेटा में। और कल रात को अफगानिस्तान के नायब सदर मजारी साहब आप बैठ जाएं, आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट के लिए। संगीन इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स पर, और चाहिए तो ये था कि आज सीनियर तरीन लेवल पर वो जो इल्जामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमें यह मुतनब्बा किया है कि अगर आप स्पिन बोल तक के 10 नॉटिकल माइल्स करीब तक पहुंचेंगे तो हम फिर आपको रिपेल करेंगे। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। जी सरदार। तालिबान की बुराई पाकिस्तानी संसद को रास नहीं आई और सच की आवाज का माइक ऑफ कर दिया गया, लेकिन सच कभी दबता नहीं। बहुत शुक्रिया जी। जी सरदार। एक वक्त था जब इमरान खान खुलेआम तालिबान की शान में कसीदे गढ़ते थे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन दिल तो वही है जिसमें तालिबान के प्यार के नगमे बजते हैं। ताशकंद में अशरफ गनी के आरोपों पर सफाई देते इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम तालिबान के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan, we have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. इमरान खान चाहे जितनी मर्जी छिपा लें, लेकिन अफगानिस्तान एक के बाद एक तालिबान से पाकिस्तान की मिली भगत के पक्के सबूत पेश कर रहा है। अब ये लिस्ट देख लीजिए जिसे अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने इसी 14 जुलाई को जारी किया। इस लिस्ट में तालिबान के 25 जख्मी आतंकवादियों के नाम हैं, जिसका इलाज पाकिस्तान में चल रहा है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अस्पताल में। ये स्टैंप इसका सबूत है। अफगानिस्तानी सांसद मरियम ने आज तक से खास बातचीत में इमरान खान के सबूतों की पोल खोली है। You see them openly in madrasas in Pakhtunkhwa and Quetta and Balochistan and Waziristan, gathering money and support and funds for the Taliban. You see the 40,000 plus madrasas on the border, training them and sending them to Afghanistan. And even more importantly, you're watching and seeing daily how many burials that are happening for Taliban soldiers in Pakistan today. So it's very obvious. There's in the history of the world, there has never been a violent party such as the Taliban waging war for over 20 years without a neighboring country's support. And it's very obvious which neighboring country that is.
तो पाकिस्तान जितना मर्जी दावा कर ले, अफगानिस्तान में बिना पाकिस्तानी समर्थन के तालिबान इतना मजबूत हो ही नहीं सकता। ये दावा खुद अफगानिस्तान सरकार का है, जिसकी खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अफगानिस्तान से लगी सीमाओं के नजदीक पाकिस्तान ने करीब 40,000 मदरसों में तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले 1 महीने के दौरान ही 10,000 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं। कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन भी अब अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान पर नजर रखने वाला एक शख्स तालिबान से पाकिस्तान के कनेक्शन पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। We have known for a few months now that the conversations have been happening between the Haqqanis, but also the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed. The three of these organizations have been talking about the logistics of how to increase and pad the number of the Taliban on the battlefield this year. अफगानिस्तान में तालिबान की जमीन को मजबूत करने में पाकिस्तान तन और मन ही नहीं बल्कि बचे खुचे धन से भी मदद में जुटा हुआ है। सारे सबूत, सारे बयान और खुफिया रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान से अपने घनिष्ठ संबंधों को छिपाने की पाकिस्तानी कोशिशों पर अफगानिस्तान ने कैसे पानी फेर दिया है, इसकी तस्वीरें आपने देख ली। अब हम आपको बाढ़ की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो उन लोगों की सोच पर पानी फेर देंगी जो अपने एसी कमरे में बैठकर भारत में बाढ़ की तस्वीरें देखकर सोचते हैं कि काश वो यूरोप में पैदा होते। ऐसे लोगों के लिए हमने यूरोप में आई बाढ़ से मची तबाही का एक वीडियो एल्बम तैयार किया है, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाढ़ हर जगह आती है और तबाही भी हर देश में मचाती है। देखिए। बाढ़ का पानी जर्मनी के सिर के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बाढ़ ने जर्मनी की दुनिया ही उलट पलट दी है। हर जगह बाढ़ के पानी ने घर कर लिया है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यूरोप में ऐसी बरसात नहीं दिखी और ना यूरोप के किसी देश में बाढ़ की ऐसी विभीषिका देखी गई। जर्मनी और बेल्जियम में बाढ़ ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, क्या शहर, क्या कस्बे, क्या गांव, उफनाती नदियों ने हर तरफ तांडव मचा दिया है। जो फंसे हैं वो भुगत रहे हैं, जो निकल गए वो खुश हैं कि बच गए। ये वाकई भयानक था। हम लोग मदद नहीं कर पा रहे थे, वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। घर दोनों तरफ से टूटे हुए थे। हम भाग्यशाली रहे कि बच गए। And in between they were waving. In luck, we survived. बाढ़ के पानी में डूबे जर्मनी के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में अब तक 1000 से ज्यादा बचाव अभियान चलाए जा चुके हैं। कई जगह तो बाढ़ का पानी इतना ज्यादा भर गया है कि वहां से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर ही इकलौता सहारा है। कई जगह तो बाढ़ के हालात से लड़ने और लोगों की जान बचाने के लिए जर्मन सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें यूरोप की जरूर हैं, लेकिन भारत में बाढ़ की तस्वीरों से मेल खाती हैं। ओवरफ्लो होते डैम, उफनती नदियां, तबाही के मंजर। बाढ़ आती है तो तबाही हिलाती है, फिर चाहे भारत हो या यूरोप। आज तक ब्यूरो। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों में आई बाढ़ की तस्वीरें तो आप रोजाना देख ही रहे होंगे। आज हमने सोचा कि आपको यूरोप में बाढ़ की ये तस्वीरें दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि बाढ़ सिर्फ भारत में ही सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। बड़े बड़े और पैसे वाले देश भी बाढ़ जैसी कुदरती आपदाओं के आगे बेबस हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे तमाम देशों से सीखें भी और अपने देश में इस तरह की तैयारी करें ताकि बाढ़ की जो विभीषिका लोग झेल रहे होते हैं उससे अपने आप को, अपने लोगों को बचा पाएं। आगे बढ़ते हुए आज बीएसएफ के अलंकरण समारोह में हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। अमित शाह ने बीएसएफ के अफसरों और जवानों को सम्मानित भी किया है। बीएसएफ के अलंकरण समारोह का आयोजन पहली बार 2003 में किया गया था।
बीएसएफ के पहले महानिदेशक और पद्म विभूषण से सम्मानित केएफ रुस्तम की जयंती पर बीएसएफ हर साल अलंकरण दिवस मनाती है। इस मौके पर अपने संबोधन में अमित शाह ने बीएसएफ को देश के लिए सुरक्षा स्तंभ बताया है और भारत की एंटी ड्रोन तकनीकी से दुश्मन को सावधान रहने की चेतावनी दी है। पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। तो उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। बात अब मौसम की करेंगे। बारिश के साथ बाढ़ का संकट, पहाड़, रेगिस्तान और मैदान, हर जगह बेहिसाब बारिश से बर्बादी है। बिहार के लिए हर साल की ये समस्या है। खेत, खलिहान, घर और स्कूल सैलाब जैसे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देता है। ऐसे हालात में लोगों की पहली कोशिश होती है कि किसी तरह जिंदगी चलती रहे, लेकिन मुश्किलें बेहिसाब हैं। लेकिन मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। यह है बाढ़ के आगे बेबस बिहार की तस्वीर। बारिश के साथ उत्तर बिहार के बड़े इलाके में मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। बिहार के दरभंगा का हाल देखिए। यहां बागमती और कमला बलान नदियों का पानी तबाही का तांडव मचा रहा है। दरभंगा जिले के कई प्रखंड और पंचायत इस वक्त पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। यह है दरभंगा का बहादुरपुर प्रखंड, जहां स्कूल का पूरा अहाता पानी से भरा है। निचली मंजिल में पानी भर चुका है। बाढ़ ग्रसित बिहार में इस वक्त सब कुछ डूबा डूबा सा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक स्कूल परिसर है जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम दरभंगा जिले के बहादुरपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये एक स्कूल है, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लेकिन आप देखिए स्कूल की हालत क्या हो गई है, क्योंकि बागमती नदी और कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है, उसके वजह से आप देखिए पूरा बहादुरपुर जो है वो डूब चुका है। और इसकी तस्वीर यहाँ स्कूल के जरिए हम समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गए हैं कि स्कूल का जो निचला तल्ला है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और चारों तरफ अगर आप देख लीजिए तो केवल आपको पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे इस वक्त बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई है, उसमें सब कुछ जो है वो डूब गया है। स्कूल संचालक का कहना है कि इस साल तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बाढ़ का पानी हर साल स्कूल को डुबो देता है। बाढ़ का पानी उतरने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। साल सही स्थिति। मानसून की बारिश से मैदान ही नहीं, पहाड़ भी परेशान हैं। दरकते पहाड़ों से सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मानसून की बारिश पहाड़ों के साथ ही तपते रेगिस्तान में भी बाढ़ का संकट साथ लाई है। बदइंतजामी की वजह से लोग परेशान हैं। पहाड़ से गिरता पानी और पत्थरों का ढेर। हिमाचल में बारिश के साथ आई तबाही का ये मंजर लाहौल स्पीति का है। चट्टान खिसकने की वजह से सड़कें कहां थी, ये ढूंढना मुश्किल है। इन मुश्किल हालातों में यह दिन रात जुटी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लाहौल स्पीति के कई इलाकों का हाल ऐसा ही है। रास्ते में कई जगह सैलानी फंसे हैं, इसीलिए मौसम की चुनौती झेलते हुए सड़कों को जल्दी से जल्दी फिर से तैयार करने का काम चल रहा है। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद यह है राजस्थान का चुरू इलाका। चुरू की पहचान वैसे आमतौर पर तेज गर्मी और जबरदस्त ठंड से जुड़ी हुई है।
लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद चूरू में जैसे सैलाब आ गया। इस साल भी पिछले कुछ दिनों चूरू में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव की आफत के साथ शहर की हर सड़क और गलियों में पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में चारों तरफ ठहरा हुआ पानी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पानी को निकालने का उपाय क्या है। मुसीबत ये थी कि बारिश के पानी में सड़क किनारे बनी नालियों का पानी मिल चुका था और ये पानी दुकानों और घरों में घुस रहा था। चूरू के अंदर इतनी तेज बारिश हुई कि उसके प्रशासन ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उसका कोई पहले से पुख्ता इंतजाम किया। तो वार्डों में, घरों में लोगों का पानी भर चुका है। लोगों को इतनी परेशानी हुई कि इनके बाहर आना मुश्किल हो गया है। घरों में पानी भर गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि उपकरण उसमें के जल चुके हैं और प्रशासन से कोई पुख्ता इलाज नहीं किया। ये सबसे प्रशासन की सबसे लापरवाही मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ कि आइंदा इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए और वार्ड वासियों को परेशानी से बचाया जाए। लोगों का कहना है कि हालात बारिश की वजह से नहीं, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। नतीजा 2 दिन बारिश में पूरा शहर लबालब हो जाता है। पानी में डूबे डूबे इस शहर को देखिए। यह है राजस्थान का एक शहर फतेहपुर शेखावटी। महज 3 घंटे की बारिश के बाद फतेहपुर शेखावटी जलमग्न हो गया। सड़क पर गाड़ियां पानी में डूबने लगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि घरों में भी बारिश का पानी घुसने लगा। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि सामान उठाकर कहीं और ले जाएं। घरों में सामान बर्बाद हुआ और लोग बेबसी से देखते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 3 दिन के अंदर 136 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोगों का कहना है कि करीब 500 दुकानों में बारिश का पानी घुस आया, जिस वजह से लाखों का नुकसान हो गया। कुछ इलाकों में 8 फीट तक पानी भर गया। शहर के एक इलाके में करीब 35 जानवर पानी में घिर गए। लोगों ने किसी तरह से इनकी जान बचाई। फतेहपुर शेखावटी के लिए मॉनसून के साथ जल भराव की मुसीबत ऐसी है कि लोग बारिश से डर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 2 दिन तक फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश हो सकती है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि 18 जुलाई को सिस्टम का सबसे ज्यादा असर भरतपुर और जयपुर के पास रहेगा। मंगलुरु में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ मंगलुरु जंक्शन और ठोकुर के बीच रेल की पटरियों पर मलबा आ गया है। इस हादसे की वजह से कोंकण की तरफ से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक बरसात के साथ बदइंतजामी की वजह से अलग अलग तरह की आफत आई है। चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो।